Hello, am I audible? सपोज एक मैट्रिक्स है इसकी एंट्री है 2 0 3 5। उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ एज अ P प्लस Q, जिसमें P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन अपने को निकालना है ट्रेस ऑफ Q। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ Q निकालना है। तो क्या आएगा आंसर इसका? 0 1/2 1 3/2। ए को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे P प्लस Q कैन बी एक्सप्रेस एज अ P plus Q, where P is a symmetric matrix, Q is a skew symmetric matrix. Then trace of Q, Q का ट्रेस निकालना है। फाइंड आउट करो क्या आएगा इसका ट्रेस। 0। और किसी का? जीरो। सिंपल क्या करना था इसमें, अपने को पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक ही मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो क्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो इसको तो बाहर निकाल दो। जस्ट अपने को करना क्या था, इसमें से इसके ट्रांसपोज को माइनस करना था। अब इसमें से इसको ट्रांसपोज को माइनस करना है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 0 3 5। और अपने को सिर्फ मतलब किससे? इसके ट्रेस से। तो 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 0 प्लस आंसर कितना आएगा? 0। ये क्लियर है सबको? हाँ, मैंने जब हम लोग सुपर अपर ट्रायंगुलर पढ़ रहे थे या सुपर लोअर ट्रायंगुलर, उसमें मैंने एक रिजल्ट बताया था। ठीक है, उसी के रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है कि अगर सपोज सी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सी अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं बी, सी इज इक्वल टू सी इनवर्स 0 ए बी 0 0 0 0 0 सी। देन पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। क्या आएगा इसका आंसर? क्यूब है क्यूब। और किसी का? इसमें सुपर अपर ट्रायंगुलर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर का प्रॉपर्टी यूज करना है इसमें। हम्म, तो ध्यान दो इसको करना कैसे है। ये कैसा मैट्रिक्स है? सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है, मे बी नॉन जीरो हो सकता है। सुपर लोअर या सुपर अपर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये या तो सुपर अपर ट्रायंगुलर हो या सुपर लोअर ट्रायंगुलर, a रेस टू n हमेशा जीरो आता है, क्योंकि ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स हमेशा n होता है।
ये जस्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करना था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कैसा मैट्रिक्स है। मैं इसको एक नया मैट्रिक्स देता हूँ ए। तो लेट बी इज इक्वल टू सी ए सी इनवर्स। अगर मैं इसका बी स्क्वायर निकालूंगा तो सी ए सी इनवर्स इंटू सी ए सी इनवर्स। क्लियर है सबको ये। तो इससे अपने पास क्या आएगा, ये सी ए सी इनवर्स सी ए सी इनवर्स। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कि सी कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। तो सी इनवर्स सी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो सी ये आइडेंटिटी, और इसको मतलब ये सिंपल सी ए स्क्वायर सी इनवर्स। अब इससे अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर हो सकता है जीरो मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी कुछ नहीं बोल सकते। एक काम करता हूँ, इसको फिर से लेता हूँ। सी ए स्क्वायर, फिर से एक बार अगर इसका बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर सी इनवर्स। फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास फिर से आइडेंटिटी। तो सी ए क्यूब इज इक्वल टू सी इनवर्स। बट एक ऐसा मैट्रिक्स था सुपर अपर ट्रायंगुलर, और सुपर अपर ट्रायंगुलर का अगर n पावर लेंगे तो ये कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, जीरो। तो इंप्लाइज दैट कि बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये क्लियर है सबको। हम्म कोई भी सुपर अपर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एन पावर लेने पे वो जीरो मैट्रिक्स होता है। हाँ, तो ये थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है ना, तो थ्री पावर पे आंसर क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो ये अपने पास रिजल्ट क्या आ गया कि बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो जस्ट उसका कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब वो मैट्रिक्स कैसा भी हो, अगर वो सुपर लोअर ट्रायंगुलर होता या फिर कोई भी नंबर हो, बी क्यूब हमेशा क्या आने वाला है, जीरो मैट्रिक्स। हाँ, अब आइगन वैल्यू और ट्रेस का क्या रिलेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टी है और आइगन वैल्यू। सपोज कोई एक मैट्रिक्स है और लैम्बडा वन लैम्बडा टू सॉल्व अप टू लैम्बडा एन। अगर ये इसका आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का, अब आइगन वैल्यू क्या होता है वो छोड़ दो, जस्ट इतना याद रखना है कि अगर इस आइगन वैल्यू का मैं सम लूंगा तो ये किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए। अगर आइगन वैल्यू गिवन है और उस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है, तो मैं जस्ट उसके आइगन वैल्यू का सम ले लूंगा। अगर डिटर्मिनेंट का चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। इसका भी यूज कर लेते हैं, आगे हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे तो और भी क्वेश्चन करेंगे। ये क्लियर है सबको। आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है उससे लेना देना नहीं, बस ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लैम्बडा वन लैम्बडा टू सॉल्व अप टू लैम्बडा एन, अगर ये आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का तो उसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यू। आगे जब हम लोग आइगन वैल्यू डिस्कस करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक जैसे फॉर एग्जांपल किसी ए मैट्रिक्स का ये एक आइगन वैल्यू है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब का आइगन वैल्यू क्या होगा ये, या फिर पी ऑफ ए का जो आइगन वैल्यू होता है वो पी ऑफ लैम्बडा है इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो पी ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, पी ऑफ लैम्बडा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 3 है और मुझे फाइंड आउट करना है कि 3 प्लस 2a प्लस आइडेंटिटी इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 को इसमें पुट कर देंगे, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 27 प्लस 6 प्लस 1, तो ये 34। क्लियर है सबको। इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स
2 1 0 0 2 0 0 0 3 raised to 21 is A. 7 raised to 20 B. B is 2 raised to 21 plus 3 raised to 21 या फिर C 2 into 2 raised to 21 3 raised to 21 और D ऑप्शन 2 raised to 21 plus 3 raised to 21 plus 1। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। सबको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी है बाकी लोग का आंसर? सबका आंसर यही आ रहा है। चलो कैसे करेंगे इसको? ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू किसी भी अपर ट्रायंगुलर का, जो स्टार्टिंग के हम लोग मैट्रिक्स देखे थे ना, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं? स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या सुपर अपर सुपर लोअर, ये सबका जो आइगन वैल्यू होता है ना, इसके डायगोनल के एंट्री होते हैं। तो इसके आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे? 2 2 3। a रेस टू 21 का आइगन वैल्यू क्या होगा फिर? 2 रेस टू 21, 2 रेस टू 21 और 3 रेस टू 21। अब a रेस टू 21 का ट्रेस निकालना है, मतलब क्या करेंगे? इसके आइगन वैल्यू का सम ले लेंगे। तो ट्रेस ऑफ a रेस टू 21 इज इक्वल टू, ये मेरे पास लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 और ये लैम्डा 3। तो 2 रेस टू 21 इंटू 2 रेस टू प्लस 2 रेस टू 21 प्लस 3 इंटू 3 रेस टू 21। तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 2 रेस टू 21 प्लस 3 रेस टू 21। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये? अब डिटर्मिनेंट का भी यूज करना है और ट्रेस का भी यूज करना है। डिटर्मिनेंट मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी लिख के दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ क्या, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि ए सपोज एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्री सच दैट कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 6 है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो डायरेक्ट चेक करोगे। इसका आइगन वैल्यू निकालो, ये फाइंड करना, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 क्या होगा, इसको निकालो। ऑप्शन देंगे तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करो इसको। आइगन वैल्यू निकालना है। अगर ये 3 कंडीशन गिवन है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करके इसका आंसर बताओ।
सबका आंसर आना चाहिए। -3, 2 और 1, बाकी प्रतीक का आंसर है -3, 2 और 1, बाकी लोग का आंसर। -3, -2 और 1, बाकी लोग का। कुछ लोग का कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, 3, -2, -1, ये किसी का एक करेक्ट आंसर आया खाली। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हाँ, तो सपोज किसी का आंसर आया था -3, -2 और 1। तो पहले तो चेक करो, अगर ये आइगन वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये राइट है। बट इनका सम करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -3, -2 प्लस 1, ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ का आंसर आया था -3, -1, 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, ये आंसर करेक्ट है। -4 + 2, -2, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। किसके लिए, क्योंकि ट्रेस नहीं आ रहा है। 3, -2 और -1, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा 3 इंटू 3 -2 -1 0, तो ये जिसका ऑप्शन है वो करेक्ट था। ठीक है, तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा ना, 3, -2, -1, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये राइट होगा। बट ये तब बोल सकते हैं जब ये ऑप्शन में गिवन हो। तो इसको चेक करके हम लोग सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यही आंसर होगा, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते जब तक कि ऑप्शन में गिवन ना हो। अब एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई गिवन है। तो जस्ट मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर सपोज a माइनस लैम्बडा आई अगर ऐसा दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आइगन वैल्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो इससे अपने को क्या पता चला यहाँ से, और ये तो डेफिनेशन तो सबको पता ही होगा। तो इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस -1 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को एक आइगन वैल्यू मिल गई। एक आइगन वैल्यू क्या आ गया अपने पास, λ1 इज इक्वल टू -1। ये क्लियर है सबको। तो ये जो कंडीशन गिवन है ना, यहां से अपने को एक आइगन वैल्यू मिल गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि ट्रेस 0 है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज इक्वल टू 6। अब ये तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -1 है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस λ3।
तो लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये साइड आ जाएगा। लैम्बडा 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस लैम्बडा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्बडा 3 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट क्या आता है लैम्बडा 3 का? सॉल्व करो इसको। ऐसी दो वैल्यू ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे, तो यहाँ पे साइन माइनस है ना, तो एक को ले लेंगे हम लोग -3 और एक को ले लेंगे 2। तो -3 इंटू 2, ये एक आएगा -3 और एक 2, मतलब जो रूट आएगा वो एक 3 आएगा और एक -2 आएगा। ये फैक्टर में आएंगे, बट अगर रूट लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो अपने पास रूट क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 3, ये रूट आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये? लेकिन ये लैम्बडा 3 आ गया ना, बाकी इसको पुट करोगे ना, तो अगर ये -2 पुट करोगे तो दूसरा वाला 3 आ रहा है, और जब 3 पुट करोगे तो -2 आएगा। मतलब जो आइगन वैल्यू होंगे वो -1, -2 और 3, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर यही ऑप्शन में दिया होता ना, तो बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग MS सेट के क्वेश्चन में क्या हुआ था, पहले के 3 आंसर जो थे वो करेक्ट रॉन्ग थे, तो हम लोग को क्या लगा कि लास्ट का ऑप्शन क्या होगा, वही राइट होगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके चारों ऑप्शन इनकरेक्ट थे, तो इसके लिए मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1, -2 और 3। ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यही आइगन वैल्यू है, ये किससे पता चला, ये वाली कंडीशन से। क्लियर है सबको ये? अब याद है मैंने कुछ फैक्ट बताया था कि ये अपना, अगर किसी मैट्रिक्स के पास n² एलिमेंट है तो इसके नीचे कितने एलिमेंट होते हैं, n² माइनस n/2। इसके ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं, n² प्लस n/2। ठीक है। अगर जब हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, अपर ट्रायंगुलर में ये सारे एंट्री 0 आ जाते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल नॉन ट्रिवियल एलिमेंट बोलो या मैक्सिमम पॉसिबल नॉन जीरो एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो n² माइनस n प्लस 2 प्लस n, मतलब n² प्लस n/2। इतने नॉन ट्रिवियल एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। ऐसे अगर सुपर अपर ट्रायंगुलर है या सुपर लोअर ट्रायंगुलर, तो मैक्सिमम जो नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो एलिमेंट कितने हो सकते हैं, n² माइनस n/2। तो ये क्लियर है सबको कि मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट कितने हो सकते हैं अगर वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेट में एक क्वेश्चन आया था कुछ ऐसे ही कि एक सेट बना रहे हैं कि सेट के अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे कि A इज इक्वल टू Aij, और ये मैट्रिक्स है सपोज 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, और उसमें कंडीशन लगा दिया कि हर एक एंट्री जो है अब या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। Aij इज इक्वल टू 1 j and Aiji इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल j फॉर ऑल i। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जब i को फिक्स करते हैं और g वैरी होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब रो फिक्स है और j को वैरी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, देखो जब कोई हम लोग i फिक्स कर रहे हैं, इसका तो एक रो फिक्स हो गया ना, और j वैरी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं। नहीं, नॉन डायगोनल वो नहीं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर i फिक्स है ना और j को वैरी कर रहे हैं, तो सपोज जैसे मैं R2 ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसे समेशन ले रहा हूँ, इसका मतलब है किसी रो के सम के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कोई भी रो ले लूं, उनका सम कितना आ रहा है 1। ऐसे ये क्या कह रहा है कि मैं कोई भी कॉलम ले लूं, उनका सम कितना आ रहा है 1। तो S के पास ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो S की कार्डिनलिटी बतानी है।
तो इसमें ऑप्शन है अपने पास 5 का स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल, ये नेट का क्वेश्चन, 5 और 55। गया था जून 2011 में, सबसे पहला जो पेपर, इस जो हम लोग पेपर दे रहे हैं ना, उस पैटर्न का जो सबसे पहला पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर तो बहुत लोग को पता होगा, बट फिर भी अपने को लॉजिक बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इसका बहुत अलग अलग लॉजिक है। इसको परम्यूटेशन मैट्रिक्स से कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेट करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो वैसे पता ही होगा इसका आंसर 5 फैक्टोरियल है, जिसको नहीं पता है ध्यान दो। इसमें ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 5x5 ऑर्डर का, ये इन जनरल भी ले सकते हैं हम लोग, ये नेट में क्वेश्चन दिया था बट ये इन जनरल ले लेते हैं, जिसकी हर एंट्री या तो 0 होगी या तो 1 होगी। मतलब जो भी एंट्री लेंगे हम लोग, उसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1। ये क्या बोल रहा है कि मैं कोई भी रो ले लूं, अगर उसको रो को फिक्स करके उसके रो का सम लूंगा तो आंसर 1 होगा। मतलब फर्स्ट रो का सम 1, सेकेंड रो का सम 1, थर्ड रो का सम 1, ऐसे हर एक रो का जो सम आ रहा है वो 1 आ रहा है। ऐसे किस पे कंडीशन लगा रहा है वो, कि हर कॉलम का सम भी कितना आएगा, 1। तो इस सेट के पास ऐसे कितने एलिमेंट है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ऐसा कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। कितने ऑर्डर का बोल रहा है ये, मुझे 5x5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, और ये ध्यान रखना है कि मैं एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अच्छा फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर इसके हर एक इंटू 0 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे। पहले इसका आंसर दो सब। अगर सपोज कोई कंडीशन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ऐसे कितने, सच कितने मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि इसी के बेसिस पे और एक क्वेश्चन बताना है मुझे, इसके लिए इसका आंसर बताओ पहले। फाइव 32 और किसी का, क्या 6 20 और किसी का, किसी का राइट आंसर नहीं आया अभी तक। ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, जिसके पास सिर्फ 2 और 1 एंट्री है। अरे सिंपल लॉजिक है ये। नहीं नहीं सब रॉन्ग है, किसी का राइट नहीं। सबसेट का याद है, सबसेट का, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल कितने मेरे पास एंट्री है, टोटल एंट्री 25 है, हर एक एंट्री के पास कितने ऑप्शन है, 2। तो सिंपल आंसर आएगा 2⁻25। यहाँ पे मैं 0 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 0 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 0 1, हर एक एंट्री, टोटल एंट्री कितने इसमें 25 है, और हर एक एंट्री के पास कितने ऑप्शन, ऐसे बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेकर 2 तक, और हर एक एंट्री के पास कितने ऑप्शन है, 0 और 1। ठीक है, एस इज अ 1 to 25 to 0 1, ये क्वेश्चन एक्चुअल। अगर ऐसे नहीं भी पता है तो काउंटेबिलिटी से भी कर सकते हो। टोटल कितने एलिमेंट है इसके पास 25, और हर एक के पास कितना ऑप्शन है, ये 0 पे भी जा सकता है 1 पे भी जा सकता है, तो 2⁻25। ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर एलिमेंट 0 और 1 है तो क्या आएगा आंसर।
क्योंकि इससे देखो, इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी डायगोनल पे क्वेश्चन बनाना है अपने को। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर इसके हर एक एंट्री 0 और 1 है, मतलब जितने भी एंट्रीज आएंगे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1, तो ऐसे कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट phi क्रॉस phi सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1। पहले इन जनरल था, अब कंडीशन लगा रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग। 2 to 10, और किसी का 2 की पावर 10, और किसी का 2 to 15। हाँ, तो यहां से ना टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। किसके किसके लिए बना सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे सिमेट्रिक पूछ सकता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक पूछ सकता हूँ। तो अगर जब सिमेट्रिक की बात करेंगे, पहले तो ये देखो इसके पास डिस्टिंक्ट पोजीशन कितने हैं, क्योंकि जो एलिमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा डायगोनल या उसके ऊपर, वही तो नीचे भी लिखना है। तो एक काम करते हैं, यही पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे इसमें 15, और हर एक के पास ऑप्शन कितना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। पहले तो ये एलिमेंट निकालो, पोजीशन निकालो कि कितने डिस्टिंक्ट पोजीशन है इसमें। क्योंकि अगर इसके पास, मान लो इसके पास दो ऑप्शन है, तो इसके पास भी वही ऑप्शन है, तो ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक अपने को यहाँ पे वही एलिमेंट सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसको 0 सिलेक्ट करूंगा तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा ना। तो टोटल डिफरेंट डिस्टिंक्ट पोजीशन कितने हैं इसके पास, 15। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बनेंगे, 2 to 15। अगर कोई n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2n इंटू n+1/2। क्लियर है सबको, ये समझ में आया सबको ये। हाँ, अब इसी में कितने क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। अपर ट्रायंगुलर पूछूं तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी तो 0 फिक्स है। अगर इस लोअर ट्रायंगुलर बोलूं तब भी 2 to 15। लेकिन अगर मैं सुपर अपर या सुपर लोअर पूछ रहा हूं तब कितने हो जाएंगे, 2 to 10, 2 to 10। स्क्यू सिमेट्रिक बोलूं तब भी 2 to 10। ये क्लियर है सबको। हाँ, तो अब जो अपना मेन क्वेश्चन था वो देखते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है तो थोड़ा ध्यान दो। हाँ, अब इसमें ये कह रहा था कि मुझे एंट्री या तो 0 रखनी या तो 1 रखनी। एक काम करता हूं, मैं 1 रख रहा हूं, 0 को छोड़ देता हूं, 1 रख रहा हूं। अब बट ये भी ध्यान रखना है कि उनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मैं 0 रख दूं, तो 1 को मैं कहीं पे भी रख दूंगा, चाहे इस पोजीशन पे रखूं या इस पोजीशन पे रखूं, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, लेकिन मैं दोबारा 1 को नहीं रख सकता हूं। तो मान लो मैं फर्स्ट पोजीशन पे 1 को रख रहा हूं, तो इससे मेरे पास मजबूरी है कि मैं इस पे कुछ नहीं रख सकता। टोटल मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी पॉसिबिलिटी थे, 5। लेकिन एक बार मैं प्लेस कर दूंगा ना, तो यहाँ मेरे पास सारी पॉसिबिलिटी हट गई। ऐसे यहाँ के भी सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कॉलम पे भी कंडीशन दिया है कि उसके रो का भी सम 1 आना चाहिए और कॉलम का भी सम 1 आना चाहिए। अब सेकेंड रो में कितने इसके पास पॉसिबल है, मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो क्या होगा इससे, टोटल इसके पास 4 पॉसिबिलिटी थे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अब इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है, 3। सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ऐसे ही, अरे कुछ गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन बचेंगे, उसके बाद ये भी कैंसिल होके 1। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डायगोनल पे रखते हैं। तो इस तरीके से रखते हैं कि उनका कॉलम और उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहले 5 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 3, फिर 2 और फिर 1। तो टोटल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल आएगा। या फिर इसको हम लोग यही बोल सकते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स यही होता है कि उसके हर एक रो
और कॉलम का सम करेंगे तो 1 आता है, और किसी भी कॉलम या रो में एक से ज्यादा 1 नहीं होंगे। परम्यूटेशन मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अरेंज करके हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट रोल कब होता है, एक तो जब हम लोग परम्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब, या फिर उसका इंपॉर्टेंट रहता है उसमें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ हाँ बोल। डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ पे मत वर्ड यूज करो, ये बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल नॉन ट्रिवियल एलिमेंट बोल सकते हैं। हाँ बट अगर, तो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट कितने रहेंगे, 15 रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन उसमें अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि उसके पास 0 या 1 रहेंगे, तो हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1, 0 या तो 1, तो इसके पास 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, 2 और 2, तो ऐसे हर एक के पास कितने रहेंगे, ये तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर ले रहे हैं, ये लोअर है ना, नहीं अपर ट्रायंगुलर। लेकिन इसके पास, सुनो, इसके पास कोई चॉइस नहीं है ना, ये तो 0 ही है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। बट यहाँ पे मेरे पास हर एक के लिए 2 चॉइस है, मैं 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 2:15। सिमेट्रिक हो, अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर, तीनों का सेम आता है। स्क्यू सिमेट्रिक हो, सुपर लोअर हो, सुपर अपर हो, तीनों का सेम आता है। और ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डायमेंशन में भी यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। एक बार यहीं पे समझ में आ गया ना, तो वहां सब आसान हो जाता है फिर। ठीक है, अभी लेक्चर एंड हो जाएगा अपना, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बाकी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब नेक्स्ट वीक में रहेगा, तो हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे और उससे रिलेटेड जो सिंगुलैरिटी के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।